हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 11 एंड 12 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही साथ 10 जून को हमने जो भी सीखा था वो करंट अफेयर्स को भी हम वन लाइनर के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। एंड करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 12 जून का इम्पॉर्टेंट डे। तो आज 12 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने 2015 में एक गोल सेट किया था। क्या गोल था? कि हम 2025 तक 2025 तक पूरे वर्ल्ड से चाइल्ड लेबर को खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यहाँ पे इस दिन की शुरुआत आईएलओ ने की थी, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी 2002 में। अब यहाँ पे यूनिसेफ और आईएलओ की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि हमारे पूरे विश्व में 138 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि चाइल्ड लेबर में इंगेज्ड हैं। ना बात करते हैं थीम के बारे में। तो थीम क्या है? लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स टू एंड चाइल्ड लेबर एवरीवेयर। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी 12 जून की। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वीमेन आइस हॉकी टीम क्रिएटेड हिस्ट्री इन एशिया कप। अब देखिएगा, यहाँ पे जो ये आइस हॉकी एशिया कप है ये यूएई में हुआ था। कहाँ पर हुआ है? यूएई में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहली बार इंडियन आइस हॉकी टीम को ब्रोंज मेडल मिला है, मतलब थर्ड नंबर पे आपको इंडियन आइस हॉकी टीम देखने को मिल जाएगी और इंडियन आइस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, जबकि इंडियन आइस हॉकी टीम की शुरुआत ही 2016 में हुई है, तो हमारे लिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट देखने को मिल जाएगा। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन ने किया था। चैंपियन फिलीपींस रहा है और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ईरान आपको और थर्ड नंबर पे इंडिया देखने को मिल जाएगा। अगले पर्सन है एमएस धोनी या फिर महेंद्र सिंह धोनी। ये 11वें नंबर के इंडियन क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। तो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन क्रिकेटर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जब महेंद्र सिंह धोनी हमारी टीम के कैप्टन थे, मतलब इन्होंने राहुल द्रविड़ से 2007 में कैप्टेंसी ली थी और 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट भी अनाउंस किया था। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट आईसीसी ट्रॉफी हमारे लिए लाकर दी है, मतलब इन तीनों चैंपियनशिप में ये हमारी टीम के कैप्टन रहे हैं। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप और 2013 का आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग में ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन रहे हैं और एज अ कैप्टन इन्होंने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, 2010, 11, 18, 21 और 23। क्लियर? अब यहाँ पे जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है इसमें केवल महेंद्र सिंह धोनी नहीं, टोटल 7 पर्सन को इंडक्ट किया है, जिसमें से 5 मेल और 2 फीमेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एमएस धोनी जो कि इंडिया से हैं, ठीक है। मैथ्यू हेडन जो कि ऑस्ट्रेलिया से आपको मिल जाएंगे। हसीम अमला साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है ग्रेमी स्मिथ जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। डैनियल बैट्री न्यूजीलैंड से। सरहा टेलर इंग्लैंड से और सना मीर जो है वो पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तान की पहली महिला है जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। तो टोटल 7 लोगों को इंडक्ट करने का काम किया है। और एमएस धोनी 11वें नंबर के इंडियन क्रिकेटर है। 11वें नंबर के इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो अभी तक हमारे देश में 11 प्लेयर्स को शामिल किया गया, जिसमें से 2 फीमेल हैं और 9 मेल क्रिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको लिस्ट दे दी है। फीमेल कौन कौन सी हैं? एक है डायना इदुलजी, 2023 में इंडक्ट किया गया था, और नीतू डेविड, इनको 2024 में इंडक्ट किया गया। बाकी आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं कि सुनील गावस्कर हैं, विशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मनखड़, वीरेंद्र सहवाग और एमएस धोनी, इन सभी लोगों को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। अगले पर्सन जिनका नाम है निकोलसन पूरन, और ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से केवल 29 साल की उम्र में रिटायरमेंट अनाउंस किया है।
नेक्स्ट एंड वीवीआईपी न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, हम बात कर रहे हैं इसरो के नए चेयरमैन के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली वी नारायण को 11th नंबर का चेयरमैन बनाया है इसरो का, और इन्होंने एस सोमनाथ को सक्सीड करने का काम किया है, जो कि इसरो के वर्तमान में चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे। So government of India has appointed senior Indian Space Organization scientist V Narayan as a 11th chairman। किस नंबर के, इनका नंबरिंग याद रखना, 11th chairman of ISRO and secretary of Department of Space। इन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1984 में इसरो को ज्वाइन किया था और बाद में ये डायरेक्टर बन गए थे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के। ठीक है, इसरो का फॉर्मेशन 15 अगस्त को हुआ था 1969 में, जबकि 1972 में हम लोगों ने 2 नए इंस्टीट्यूट बनाए, एक है स्पेस कमीशन और एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो जो भी पर्सन इसरो का चेयरमैन होता है वही सेक्रेटरी भी होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। इसरो का हेडक्वार्टर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। इसरो के पहले चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई आपको देखने को मिलेंगे, जो कि फाउंडर भी है इसरो के। सबसे लंबे समय तक 12 सालों तक इसरो के जो चेयरमैन रहे हैं वो सतीश धवन है। ठीक है, सतीश धवन लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ इसरो आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि शॉर्टेस्ट जिनका टर्म है वो है प्रोफेसर MGK मैनन, केवल 9 महीने ये चेयरमैन रहे हैं इसरो के। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन आपको देखने को मिले। अब इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन है, फॉर्मर चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। इन्हें बना दिया गया है वाइस चांसलर ऑफ चाणक्य यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है वाइस चांसलर ऑफ चाणक्य यूनिवर्सिटी, जो कि आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगी, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और इन्होंने MK श्रीधर को सक्सीड किया है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं तो मई मंथ की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन टॉपिक वाइज, मतलब अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट न्यूज, सारी बातों के साथ ये जो मई मंथ की मंथली मैगजीन है ये लॉन्च कर दी गई है। ये आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में पेड नोट्स वाले सेगमेंट में देखने को मिल जाएगी। आप वहां से इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा। और एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, तो इसलिए 13 से लेकर 23 ऑफ जून तक, मतलब 10 डेज हमारे करेंट अफेयर्स नहीं होंगे। लेकिन मैं वापस आकर इन सभी दिनों के करेंट अफेयर्स को डिटेल में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन इन दिनों आपके करेंट अफेयर्स नहीं हो पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और अच्छा स्कोर कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गोवा की फैनी। गोवा की फैनी को रिसेंटली GI टैग दिया गया है, और वो भी गोवा की ओजो फैनी को। किस फैनी को, गोवा की ओजो फैनी को, जो कि पहली फैनी बन चुकी है इंडिया की जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब GI टैग दिया गया है। और एक केशियो, मतलब जो काजू होते हैं ना, तो केशियो बेस्ड लिकर आपको देखने को मिलेगी, जो कि गोवा की एक हेरिटेज ड्रिंक भी आपको देखने को मिलेगी। 1600 में जो पोर्चुगल से आए थे तो वो अपने साथ इस टेक्निक को और फैनी को भी लेकर आए थे। ठीक है, दार्जिलिंग की टी हमारे देश का पहला प्रोडक्ट है जिसको 2004 में GI टैग मिला था। GI टैग 10 सालों के लिए वैलिड रहता है, फिर बाद में इसे रिन्यू कराना पड़ता है। नाउ बात करते हैं सीता ऐप, इंडियाज फर्स्ट गिग प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन। अब महिलाएं, अब बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढती रहती हैं कि किसी भी सेक्टर में, चाहे वो टीचिंग, एजुकेशन है, लाइफस्टाइल, वेलनेस, ब्यूटी, टेक्नोलॉजी, इवेंट प्लानिंग, या किसी भी कैटेगरी में उनको जॉब मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए एक सिंगल, ऐसी महिलाओं के लिए एक सिंगल डेडिकेटेड पोर्टल शुरू किया गया है जहाँ पे अलग अलग आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 200 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं मीनिंगफुल वर्क तलाश रही हैं, तो उनको फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल फील्ड हो, इसलिए इंडिया का पहला गिग प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन लॉन्च किया जिसका नाम है सीता ऐप। ये एक गेटवे है वीमेन लेड सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर स्किल वीमेन हैं, अपना पैशन वो फॉलो करना चाहती तो अच्छी खासी अर्निंग अपॉर्चुनिटी इस एप्लीकेशन के साथ अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट है बैंगलोर बिकम इंडियाज
लेपर्ड कैपिटल। अगर हम मेट्रो सिटीज के बारे में बात करें तो आए दिन आप लोग सुनते रहते होंगे कि मुंबई में लेपर्ड अटैक हुआ, मुंबई में लेपर्ड देखा गया। पहले सबसे ज्यादा जो लेपर्ड्स थे वो मुंबई में थे, तो मेट्रो सिटी सबसे ज्यादा जहाँ पे लेपर्ड थे वो मुंबई थी। लेकिन मुंबई को अब ओवरटेक कर लिया है बेंगलुरु ने, और बेंगलुरु जो है वो कैपिटल, लेपर्ड कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। So Bangalore has emerged as India's leading metro in the term of wild leopard population, और इसने ओवरटेक किया है मुंबई को। बेंगलुरु में 80 से 85 इंडिविजुअल, 80 से 85 इंडिविजुअल आपको जो लेपर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, और ये सर्वे होल मैथी नेचर फाउंडेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया। उन्होंने बताया कि बेंगलोर में 80 से 85 आपको लेपर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी आपको जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई ने 8077 करोड़, या फिर कह सकते हो कि 8076.84 करोड़ रुपीस डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है फॉर FY25। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। जब किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट शेयर करती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 6,959 करोड़ रुपीस का डिविडेंड एसबीआई ने पे किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इस बार 8076 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया है, मतलब 16% इंक्रीज हुआ है डिविडेंड में। डिविडेंड में इंक्रीज होने का क्या मतलब होता है कि एसबीआई प्रॉफिटेबल है, एसबीआई अच्छा काम कर रही है, और एसबीआई को जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है वो 70,900 करोड़ रुपए है। कितना है? 70,900 करोड़ रुपीस आपको टोटल एसबीआई का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जिसमें से 8076 करोड़ रुपीस एज अ डिविडेंड एसबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। एसबीआई के जो चेयरमैन है उन्होंने निर्मला सीतारमन को इस चेक को हैंड ओवर किया है। ठीक है, और यहाँ पे पर शेयर की जो वैल्यू है डिविडेंड, एसबीआई डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 15.90 पर शेयर, ठीक है, फॉर FY25। ठीक, नेक्स्ट है, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनल गाइडलाइंस इशूड टू सपोर्ट स्मॉल बोरोवर्स, व्हाट इज द रिवाइज लोन टू वैल्यू रेशियो। तो अभी यहाँ पे जो लोन टू वैल्यू रेशियो अप टू 2.5 लाख रुपीस तक के लिए 85% कर दी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द थीम ऑफ 3-day एंगर योगा वर्कशॉप होस्टेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो अभी 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो योगा वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी थीम है योगा समावेश। क्या थीम है? योगा समावेश। At the PSA Award 24-25, which two title did Indian squash player अनाहत सिंह win? तो इन्होंने 2 टाइटल जीते हैं, एक है वीमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड और दूसरा है वीमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी। Which former Indian captain was recently inducted into the ICC Hall of Fame? आंसर हो जाएगा MS धोनी। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, रिसेंटली ट्रांसफॉर्म अ सिग्निफिकेंट डिविडेंड अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। कितना डिविडेंड है? 8076.84 करोड़ रुपीस डिविडेंड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निकोलसन पूरन, रिसेंटली इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ये किस कंट्री से हैं? आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, ये कुछ प्लेयर है जिन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया रिटायरमेंट का, जैसे कि पीयूष चावला सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, प्रदीप नरवाल जो कि कबड्डी प्लेयर रहे रिटायरमेंट लिया है। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, ओडीआई क्रिकेटर रहे, रिटायरमेंट ले लिया है। हेनरिच कॉल्सन साउथ अफ्रीका से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। एंजलो मैथ्यू श्रीलंका से टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट इन्होंने भी लिया है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ FY25-26 में कितनी रहेगी? 6.3% वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट की है। अगेन मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट दी है, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो भी फोरकास्टिंग की है भारत की जीडीपी को लेकर, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एग्जाम में अपियर होने से पहले। ठीक है, What is the name of new online tool launched by the Indian Overseas Bank to help कस्टमर फाइंड नियर बाय ब्रांचेस? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक एप्लीकेशन शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो भी कस्टमर है और नियर बाय जो भी ब्रांचेस है वो उसको फाइंड आउट कर सकता है यूजिंग द लोकेट
IOB एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि 10 तारीख को हमने क्या सीखा था। मैंने आपको बताया था कि कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिग्नर को डिफीट करके फ्रेंच ओपन का टाइटल लिफ्ट किया है। वहीं फीमेल कैटेगरी में कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है अरियाना सबलेंका को डिफीट करके। सत्यपाल भानु जो कि LIC के MD हैं, इनको CEO भी बना दिया गया है। ठीक है, डन इतनी चीजें। पहले हम जब अगर इसका हिस्टोरिकल इवेंट देखते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया पहली कौन सी थी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। और पहली इंडियन ओन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल अश्योरेंस सोसाइटी थी। इन सबको क्लब करके LIC का फॉर्मेशन 1956 में किया गया। इंडोनेशियन ओपन की बात हो रही है। एंडर एंडरसन ने डेनमार्क के प्लेयर हैं, बैडमिंटन कैटेगरी में, मतलब बैडमिंटन प्लेयर है, मेन सिंगल का टाइटल जीता है। और वीमेन सिंगल का टाइटल एन से यंग ने जीता है जो कि साउथ कोरिया की बैडमिंटन प्लेयर है। अनाहत सिंह ने वीमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का ट्रॉफी जीता है। PM नरेंद्र मोदी ने GS7 समिट को अटेंड किया कनाडा में, और ऐसा करने वाले यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे तीसरे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके पहले मनमोहन सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीटिंग को अटेंड किया हुआ है। अब यहाँ पे बफ प्रॉपर्टी रिफॉर्म के लिए उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। CRS 2022 रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें पता लगा है कि यहाँ पे जो बॉटम स्टेट है वो बिहार है। बिहार में जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम है, 891 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। और नागालैंड में हाईएस्ट आपको सेक्स बर्थ रेशियो देखने को मिल जाएगा, विच इज़ 1068 पर 1000 बॉय। फिर यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो हमने बता दिया कि 85% यहाँ पे कर दी गई है। फिर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के बारे में बात की गई है कि गोल्ड अवार्ड रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है महाराष्ट्र में। सिल्वर अवार्ड बेस्ट मजली शाहपुर को मिला है जो कि त्रिपुरा में है। और जूरी अवार्ड किसको मिला है? यहाँ पे पलसाना गुजरात को मिला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में 800 साल पुराने मंदिर की खोज की है जो कि पांड्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। इंडिया अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, इंडिया में 5.3% आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिलेगा और 171 मिलियन लोग जो हैं वो आज भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। क्लियर? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द न्यू ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन अपडेटेड फॉर इन्फ्लेशन? तो कितना यहाँ पे पर डे अगर आपका वेज है तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में आते हैं। $1.9 पर डे, $2.15 पर डे, $3 पर डे या फिर $2.5 पर डे। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके है जी, बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।